नमस्कार। आज का जो वीडियो है इसमें आज नया चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसका नाम है वेक्टर एंड स्केलर। और मैं बार बार इससे पहले में जब यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा था उसमें हमने बताया था कि यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर और वेक्टर एंड स्केलर चैप्टर ये जो है फिजिक्स का की है, मतलब एक चाबी है। हर एक चैप्टर में इस दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस दोनों की जानकारी अगर हम नहीं रखते हैं तो फिजिक्स जो हम आसान समझते हैं वह सब आपके लिए आसान फिजिक्स नहीं रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है वह है वेक्टर एंड स्केलर चैप्टर। इसमें जो है लमसम 15 से 20 वीडियो इसके अंतर्गत बनेंगे, जो कम से कम 20 वीडियो इसमें बनेंगे, उससे अधिक भी हो सकते हैं। जैसा कि हम आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो आप जो है इसका जो भी वीडियो आपको मिले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 उसको आप अवश्य देखें और उसका लाभ उठाएं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर एंड स्केलर। सबसे पहले इसका हम छोटा सा पॉइंट देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण बोलते हैं। परिमाण, मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण बोलते हैं। इसका मतलब होता है, इससे परिमाण का मतलब दो चीज होता है। एक जनरली यूनिट होता है जिसको शॉर्ट में यू बोलेंगे, और एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको शॉर्ट में एनवी बोलेंगे। यूनिट मतलब इकाई या मात्रक होता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है आंकित मान या आंकिक मान। ठीक है, आंकिक मान या आंकित मान होता है। अब अगर हम इस पर एग्जाम्पल अगर देखें, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम लिखते हैं 10 मीटर लंबा तार, तो 10 मीटर लंबा तार लिखते हैं। इसमें से देखो ये जो 10 दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। और ये जो मीटर दिखाई देता है इसको यूनिट बोलते हैं। लेकिन ये जो 10 मीटर पूरा दिखाई देता है इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति हर मोटरसाइकिल हाँक रहा है और मोटरसाइकिल का जो चाल है वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम अगर यहाँ पर बात करेंगे 72 की बात करेंगे इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा की अगर हम बात करते हैं इसको यूनिट बोलते हैं। लेकिन जब हम 72 किलोमीटर और प्रति घंटा बोलते हैं इस पूरे को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इस पूरे को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्लियर? इसी प्रकार अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं 9 फीट लंबा सांप। 9 फीट लंबा सांप अगर बोलते हैं तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो फीट है वह यूनिट है, 9 जो है वह न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन 9 फीट जो है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है। फोर्थ नंबर, अगर किसी वस्तु पर अगर बल लगता है और हम कहते हैं कि 203 न्यूटन का बल लगता है, 203 न्यूटन का बल लगता है। अब 203 न्यूटन का बल लगता है तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये 203 को बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलेंगे यूनिट। लेकिन 230 न्यूटन 203 न्यूटन अगर हम पूरे की बात बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड को शॉर्ट में एमएजी लिख देते हैं, तो इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इस तरह से जो है हमने अभी आपको बताया कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। क्लियर? अब हम समझना चाहते हैं कि डायरेक्शन किसको बोलते हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन की डायरेक्शन दिशा। तो आप जानते हो किसी भी वस्तु को अगर व्यक्त करना हो वह व्यक्ति कहाँ है तो हम वहाँ पर दिशा शब्द का उपयोग करते हैं। अगर आपके पिताजी, आप गए घर पर और आपके पिताजी नहीं है तो आप अपने भाई से या घर पे जो सदस्य है उससे पूछ रहे पापा कहाँ गए हैं, तो पापा फलना जगह गए। अगर बोलते हैं कि वो
अमुक जगह गए, इसका मतलब है कि तुम सोचोगे कि वह अमुक जगह किधर है, पूरब में है कि पश्चिम है, उत्तर में है कि दक्षिण में। क्लियर? तो फिजिक्स में यहाँ डायरेक्शन का मतलब क्या है? फिजिक्स में यहाँ डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर जब हम किसी की चर्चा करते हैं और उसकी जब हम चर्चा करेंगे और जब उसकी चर्चा करेंगे तो उसकी जब हम चर्चा करेंगे तो वह दिशा, जब हम दिशा लेकर चर्चा करेंगे तब वह पूर्ण रूप से उसकी चर्चा होगी। अगर दिशा लेकर चर्चा नहीं करेंगे तो उसकी पूर्ण रूप से उसकी चर्चा नहीं होगी। तो हमें वहाँ चूंकि दिशा की जरूरत है इसलिए हम वहाँ पर दिशा लेते हैं। जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हमने डायरेक्शन लिखा, तो डायरेक्शन अगर लिखा तो इसमें से क्या है कि जैसे हम लिखते हैं ईस्ट, पूरा दिशा लिखते हैं, हम लिखते हैं वेस्ट, पश्चिम दिशा लिखते हैं, हम लिखते हैं नॉर्थ, उत्तर दिशा लिखते हैं, हम लिखते हैं साउथ, दक्षिण दिशा लिखते हैं, हम लिखते हैं ऊपर अप, और उसके बाद लिखते हैं डाउन, नीचे की ओर। अब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी काम करेगा तो देखो इसी में से कोई न कोई दिशा शामिल होगा, इसी में से किसी न किसी दिशा का तुम उपयोग करोगे। अब दिशा, चूंकि फिजिक्स में दिशा की अगर हमें जरूरत हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसका संकेत यूज करते हैं, संकेत यूज करते हैं। तो अंग्रेजी का जो शब्द है, अंग्रेजी का जो अक्षर है तीन, IJK, इसी के ऊपर या तो तीर का चिन्ह का प्रयोग करके हम दिशा को बताने के लिए करते हैं, और नहीं तो उसके ऊपर कैप का साइन देते हैं। तो देखते हैं क्या है, इसको बोलते हैं I पर तीर का चिन्ह, और नहीं तो लिखते हैं I कैप, इसको बोलते हैं। इसको लिखते हैं J पर तीर का चिन्ह, और नहीं तो लिखते हैं JK पर। इसको लिखते हैं सॉरी, ये माइनस में आएगा, ये -I, और नहीं तो -I कैप। जे लिखते हैं तीर पर चिन्ह या जे पर कैप होगा, इसको -J तीर का चिन्ह बोलेंगे, और नहीं तो -J पर कैप का चिन्ह बोलेंगे, इसको K पर तीर का चिन्ह बोलेंगे, और नहीं तो K पर कैप, उसको पढ़ा जाता है कैप, और नहीं तो इसको -K तीर का चिन्ह बोलेंगे, और नहीं तो -K कैप पढ़ा जाता है। तो यहाँ से भिन्न राइटर का जो बुक है वह दिशा को बताने के लिए वो अपना प्रयोग करते हैं। कोई बुक I वेक्टर लेता है तो कोई I कैप लेता है, कोई -I लेता है तो -I कैप लेता है, कोई J लेता है तो J कैप लेता है, -J कैप लेता है, -J तीर का चिन्ह लेता है तो -J कैप लेता है, K पर तीर का चिन्ह लेता है तो K कैप लेता है, और -K पर तीर का चिन्ह लेता है तो -K पर कैप साइन लेता है। अब इस पर हम जब एग्जाम्पल आते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हम आपको डायरेक्शन से संबंधित क्या कहने जा रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में ये है, एक व्यक्ति पूरब दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। एक व्यक्ति पूरब दिशा में 2 किलोमीटर जाता है तो इसे संकेत रूप में लिखें। अब इसको संकेत रूप में लिखना है। सबसे पहले देखो इसमें परिमाण कितना है, देखो इसमें परिमाण है, इसमें परिमाण है 2 किलोमीटर। ये डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन देखो पूरब दिशा, तो इसमें डायरेक्शन है और परिमाण है। अब परिमाण है तो उसका अंग्रेजी का ये जैसा तक कोई अक्षर होता है उसके द्वारा मान लो। अगर हम मान लेते हैं इसका आंसर, अगर हम लिखते हैं A, तो हम लिखेंगे A = 2 किलोमीटर। अब A बराबर 2 किलोमीटर लिखें, इसका मतलब है कि हमारे पास ये परिमाण हुआ 2 किलोमीटर, लेकिन यह 2 किलोमीटर किस दिशा में है सो इसमें नहीं लिखा हुआ, ये सो नहीं लिखा हुआ। हम चाहते हैं कि हम इसको इस प्रकार लिखें कि हमें उसमें दिशा भी आ जाए और परिमाण भी आ जाता। तो हम लिखेंगे इसको A पर तीर का चिन्ह, और अब A पर तीर का चिन्ह दे दिए हैं तो इसमें 2 चीज हमें बता रहा है, एक नीचे वाला बता रहा है परिमाण और एक ऊपर वाला बता रहा है दिशा।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और तीर का चिन्ह दिशा बताने के लिए आया है तो पूर्व दिशा के लिए हम I प्रयोग करते हैं, I पर तीर का चिन्ह या I पर तीर का चिन्ह लगा देंगे और किलोमीटर लिख देंगे। ये अब ये जो है इसमें 2 चीज की जानकारी मिल रहा है। 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में है और यहाँ पर सिर्फ 2 किलोमीटर। क्लियर? अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, एक कुआं में बाल्टी गिर जाता है, एक कुआं में बाल्टी गिर जाता है, कुआं की गहराई 60 फीट है, तो इसे संकेत रूप में लिखें। अब इसको संकेत के रूप में लिखना है। अब यहाँ पर देखो तो परिमाण कितना है, 60 फीट। परिमाण किधर गिर गया, गहराई में नीचे चला गया, डायरेक्शन हो गया नीचे, परिमाण हो गया 60 फीट। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड कितना है, 60 फीट। तो 60 फीट को अंग्रेजी का अक्षर से अपना मान लो ABCD बराबर मान लो 60 फीट, हम मान लेते हैं B। तो आंसर अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे B बराबर 60 फीट। लेकिन ये 60 फीट है, लेकिन क्या है ये फुल क्लियर नहीं हो रहा, पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन इसी में अगर डायरेक्शन को अगर हम क्लियर कर देते हैं तो ये 20 का तो 60 फीट हुआ। अगर इसको हम डायरेक्शन में क्लियर करते हैं तो हम लिखेंगे B पर एरो साइन देंगे और 60 और किधर है, नीचे चढ़ गया है, बाल्टी नीचे गहरा हुआ है नीचे, इसलिए लगाएंगे -K। माइनस साइन यहाँ लगाएंगे, K के ऊपर तीर का चिन्ह देंगे और ये फीट लिख देंगे। तो इस तरह से जो है B पर तीर का चिन्ह बराबर हुआ -60, K पर तीर का चिन्ह फीट। आप बताओ इसमें क्या हो रहा है। इसमें अगर हम बोलेंगे इसमें तो परिमाण हो गया 60 फीट और डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति 50 फीट लंबे तार के पेड़ पर चढ़ जाता है, तो इसे संकेत रूप में लिखें। अब वो कहाँ चढ़ जाता है, तार के पेड़। तार का पेड़ सपोज कर लो सीधा है, तो कितना ऊपर चढ़ा, 50 फीट ऊपर तार के पेड़ पर चढ़ गया। तो अगर हम मान लेते हैं D बराबर 50 फीट, ये परिमाण हुआ। अब ये हमें बता रहा है कि सिर्फ 50 फीट, लेकिन किधर वो नहीं बता रहा। लेकिन इसके साथ और जोड़ दें, D के ऊपर हम तीर का चिन्ह दे देंगे, तो अब 50 और ऊपर चढ़ गया तो लगाएंगे K और ये लिखेंगे तीर। अब इसमें ये जो लिखा हुआ है, ये इसमें 2 चीज की जानकारी हमें मिलती है। ये 2, एक मैग्नीट्यूड को शो करता है और दूसरा डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। लेकिन इसमें ओनली मैग्नीट्यूड को शो करता है। इस तरह से हमने अभी आपको बताया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, दूसरा हमने बताया डायरेक्शन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि मैग्नीट्यूड हमने आपको क्यों बताया और डायरेक्शन हमने आपको क्यों बताया। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि डायरेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है और मैग्नीट्यूड का क्या इम्पोर्टेंस है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आप जैसे समझो, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं और उसको आप समझने का प्रयास करना। एक व्यक्ति ससुराल पहुंचा और ससुराल
जब पहुंचा तो वह ससुराल के दरवाजे पर खटिया लगा के सो गया। एक लड़का ससुराल पहुंचा और ससुराल में दरवाजे के बाहर खटिया लगा के सो गया। रात के 12 बजे अचानक जोर जोर से चोर के हल्ला हुआ। वह खटिया पर से उठा, भागा वहां से। पहले भागा 3 किलोमीटर एकदम सीधा भागा वहां से। फिर वहां जहां पहुंचा 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वहां से वह 4 किलोमीटर फिर दौड़ता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ कि पहला बार वो 3 किलोमीटर दौड़ा, 3 किलोमीटर चलता है, दूसरा बार 4 किलोमीटर चलता है, तो बताओ कि वह शुरू में खटिया पर सोया हुआ था और 2 बार चलने के बाद 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर जब वो चलता है तो अब जहाँ पर पहुँचा है वहाँ से लेकर और खटिया से सीधा अगर उसको मिलाते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होगी बताओ। क्वेश्चन क्या है, समझ गए हो? एक व्यक्ति खटिया पे सोया हुआ था, अचानक रात के समय चोर के हल्ला हुआ, वह सो के उठा, वहां से उठा अचानक और 3 किलोमीटर चला। फिर वहां जहां पर पहुंचा 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वहां से 4 किलोमीटर चलता। अब क्वेश्चन ये है कि बताना है कि वो जहाँ पे खटिया लगा हुआ था और जहाँ 2 बार जो चलता है उसके बाद जहाँ पहुंचा उसको सीधा मिलाएंगे तो उसकी लंबाई कितनी होगी? बोलो कितनी होगी? आपके मन में आप तरह तरह के प्रश्न आए होंगे, आंसर भी आया होगा। अब हम इसका आंसर बताते हैं, मिला लेना कि आप जो सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे कि गलत सोच रहे थे। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाता कि वह व्यक्ति जो चला 2 बार, दूरी कितना है, तो उसका अलग आंसर होता। लेकिन इसमें कह रहा है कि जहाँ चल के गया 2 बार चलने के बाद जिस जगह पर पहुंचा और खटिया पर सोया हुआ था उसको सीधा मिलाएंगे। इसका मतलब हमसे वो विस्थापन पूछ रहा है। विस्थापन किसको बोलते हैं? जैसे आप कहीं पे बैठे हुए हो और वहां से तुम टहल के किसी दूसरे जगह पहुंच गए या कहीं पर भी पहुंच गया और तब आपसे पूछा जाएगा विस्थापन कितना हुआ। इसका मतलब है कि आप शुरू में कहाँ थे, स्टार्टिंग पॉइंट, अब कहाँ हो, उसको डायरेक्ट मिलाओगे तो वह तुम्हारा मिलाने वाला जो रेखा की लंबाई होगी वह एक विस्थापन कहलाता है। जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति दलसिंहसराय से पटना गया, 10 बजे गाड़ी खुली और 1 बजे पहुंच गया पटना। अब हम उससे पूछेंगे कि बोलो पटना उस व्यक्ति का विस्थापन कितना होगा? दलसिंहसराय से सीधा एक स्ट्रेट लाइन लो और पटना तक मिला दो, वो जो सीधा लाइन जो मिलेगा वह उसका विस्थापन कहलाएगा। लेकिन वह व्यक्ति पटना में काम कर लिया 1 घंटा में और 2 बजे फिर बस पकड़ा और फिर वापस आ गया। दलसिंहसराय जिस जगह पहुंचा था बस स्टैंड में वही फिर उतर गया। और जब उतर गया तब हम पूछेंगे, उस व्यक्ति से पूछेंगे बताओ तुम्हारा विस्थापन कितना हुआ? जब वो दलसिंहसराय के बस स्टैंड में पहुंचेगा तो हम कहेंगे उसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि दलसिंहसराय से पटना गया, फिर पटना से वापस दलसिंहसराय आया, स्टार्टिंग पॉइंट दलसिंहसराय, अंतिम बिंदु दलसिंहसराय, उसको सीधा मिलाएंगे तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अगर दूरी पूछेंगे तो जिस रास्ते से होकर वो बस गया होगा उस पूरे रास्ता की लंबाई जोड़ देंगे। यहाँ से गया पटना, फिर पटना से यहाँ आया, उसको डबल कर देंगे तो दूरी होगा। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि वो व्यक्ति जब सो के उठा, मतलब अचानक उठा, 3 किलोमीटर दौड़ा और 4 किलोमीटर दौड़ता है, तो उसका जो शुरुआती बिंदु था और अब जहाँ पहुँचा उसको मिलाएंगे डायरेक्ट, उसकी लंबाई कितना। इसका मतलब विस्थापन पूछ रहा है और विस्थापन पूछ रहा है, इसलिए हम इस प्रश्न का सही आंसर नहीं कह सकते हैं। दूरी कह सकते हैं 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर दूरी होगा। जिस रास्ते से होकर गया रास्ता की लंबाई जोड़ देंगे तो 7 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो, सही से विस्थापन नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं सही विस्थापन बता सकते हो? जरा सोचो। इसलिए नहीं बता सकते हो, उस प्रश्न में ये नहीं कह रहा है कि खटिया पर से जो अचानक उठा वो किस दिशा में गया और फिर वहां से चलने के बाद फिर वह 4 किलोमीटर किस दिशा में गया। हो सकता है कि 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, फिर उसी जगह से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाएगा तो 7 किलोमीटर आंसर होगा। हो सकता है 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, फिर उत्तर से दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा में चला गया होगा 4 किलोमीटर, तब उसका विस्थापन 5 मीटर आएगा।
हो सकता है कि उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर गया और वहां से फिर घूम के 4 किलोमीटर उल्टा दिशा में आ गया, अपने खटिया से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आगे बढ़ गया होगा, उसका विस्थापन 1 किलोमीटर होगा। यानी अभी जो हमने बोला विस्थापन में डायरेक्शन क्लियर नहीं है। जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन हम दूरी की बात करेंगे तो 3 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर गया, हमेशा दूरी 7 किलोमीटर होगा। रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, लेकिन विस्थापन आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, एंडिंग पॉइंट कहाँ है, उसको डायरेक्ट मिलाओगे तो विस्थापन होता है। अब आप समझ गए, क्या समझे? आपको हमने एग्जाम्पल देके हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि अगर हम दूरी की बात करते हैं तो 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, उसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम विस्थापन की बात करते हैं तो वह 3 किलोमीटर किस दिशा में गया, फिर वहां से 4 किलोमीटर किस दिशा में गया, तब हम सही रूप से बता सकते हैं कि उसका विस्थापन कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ कार्य ऐसी होती है, हमारे दैनिक जीवन में कुछ कार्य ऐसी होती है जहां पर उस कार्य को पूरा होने के लिए आपको मैग्नीट्यूड का तो जरूरी हमेशा होता ही है, साथ ही साथ दिशा की भी जरूरत होती है। तो वैसे जो भी भौतिक राशि आपके सामने आएगा उसको सदिश राशि कहेंगे। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में बहुत ऐसे वर्क भी ऐसे भी है जहाँ पर सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, तो वैसे भौतिक राशि को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। क्लियर? क्या समझे? हमने सबसे पहले परिमाण बताया, दूसरा हमने दिशा बताया, तीसरा हमने एक एग्जाम्पल बताया, जिस एग्जाम्पल से ये पुष्टि हो रही है कि किसका हम एग्जाम्पल लेंगे तो सिर्फ परिमाण की जरूरत है, और किसका एग्जाम्पल लेंगे तो परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। जिस काम को करने के लिए हमें उसमें दिशा को भी बोलना पड़ेगा, दिशा की भी जरूरत होगा, परिमाण की भी जरूरत होगा, तो वैसे वर्क जो करोगे उसको कहोगे वेक्टर। लेकिन अगर कोई वर्क करते हो और उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा होती है, डायरेक्शन की चर्चा नहीं होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के अलावा वेक्टर एंड वेक्टर का टाइप क्या होता है। धन्यवाद।